ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या कंडीशन, कुछ कॉमन कंडीशंस है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन कंडीशन है वो बात कर लेते हैं। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई। डिडक्शन जीटीआई में से मिलती है पर जीटीआई को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, डिडक्शन जीटीआई में से मिलती है पर जीटीआई को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। कैसे, सुनिए। मान लीजिए मैंने इस पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाए, राइट। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप पैसा वहां लगाते हो जहां हम कहते हैं तो हम आपको रिडक्शन दे देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैंने 2 लाख की जगह 2,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मुझे 20,000 का लॉस हो गया? बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 20,000 का लॉस हो गया? नहीं, लॉस नहीं कह सकते क्योंकि हमने इन्वेस्ट किए, खर्च थोड़ी ना किए। तो हमने तो इन्वेस्ट किए हैं, कोई इनकम कमाने के लिए खर्चा थोड़ी हुआ है। तो पहली बात तो ये लॉस नहीं है। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन कितनी ले सकते हैं? अगर 2 लाख की इनकम है, 2 लाख की जीटीआई है, तो हम डिडक्शन 2 लाख ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। समझ गए? अब कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर कमाई 2 लाख तो 2,20,000 इन्वेस्ट कहाँ से कर देंगे? बताओ, किस किस के चलना है? सही से बोलना कि सर कमाई 2 लाख तो 2,20,000 इन्वेस्ट कहाँ से कर देंगे? हाँ सर चल रहा है। अरे तो समझो, 2 लाख तो मैंने इस साल कमाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे पास पहले का कुछ नहीं है। बताइए, अगर आपने इस साल 2 लाख रुपए कमाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास पहले का कुछ भी नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है। बोलिए, है क्या ऐसा मतलब? है ना, पहले का पैसा भी हो सकता है हमारे पास। तो हमने 2,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, चाहे वो अभी वाले में से 2 लाख अभी वाले में से थे, 20,000 पुराने वाले में से थे। फिर तो हमें डिडक्शन 2 लाख की ही मिलेगी क्योंकि इनकम 2 लाख है। समझ गए? डिडक्शन कभी भी जीटीआई क्रॉस नहीं कर सकती। अब सुनिए दूसरा पॉइंट। देखिए गवर्नमेंट कौन सी कौन से इन्वेस्टमेंट को डिडक्शन देना चाहती है आपके हिसाब से? जो लोग हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें डिडक्शन देना चाहेगी, या जो लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें डिडक्शन देना चाहेगी? जो हर साल। तो सुनिए, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल होता है क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल होता है क्या? कैजुअल इनकम हर साल होती है क्या? एस टी सी जी 111A हर साल होता है क्या? नहीं। तो ये ऐसी इनकम है जो हर साल नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं पिछले 10 साल से इनकम कमा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए पिछले 10 साल से मैं इनकम कमा रहा हूँ, पर मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया कभी भी। ठीक है, अब इस साल मेरी लॉटरी लग गई, तो मैंने सोचा कि यार लॉटरी लग गई तो टैक्स देना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि डिडक्शन ले लेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं भाई हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे क्योंकि आप तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो। इस साल एक्स्ट्रा इनकम हो गई इसलिए आप कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए। समझ गए? वो सही कह रहा हूँ क्या?
हाँ जी बोलो, क्लियर है क्या? हाँ जी, तो बोला कि डिडक्शन कैन नॉट अलाउड फ्रॉम फॉलोइंग इनकम। कुछ इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है, कुछ इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है। अब कौन सी इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैजुअल इनकम, LTCG, STCG 111A, समझ गए, जो स्पेशल रेटेड इनकम होती है उसमें से, और नॉन रेजिडेंट की कुछ इनकम होती है सेक्शन 115 में, उनमें से, इनमें से डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ गए? अब इसमें से डिडक्शन नहीं मिलेगी सर, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट कैसे आएगा वो भी देख लो साथ में, साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें समझते जाओ। मेरी LTCG इनकम है 20,000, मेरी अदर सोर्स की इनकम है 60,000, ठीक है, और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 70,000। बताओ, जीटीए तो हो गई मेरी 80,000। बोलिए, जीटीए 80,000 दिया। हाँ, अब मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 60,000। समझे? डिडक्शन 60,000 ही मिलेगी। बोल जी, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी आपको। ऐसा नहीं है एक पढ़ा दूसरा भूल गया, दूसरा पढ़ा तीसरा भूल गया, ऐसे मत करना, और गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनिए आगे। जितने भी आप डिडक्शन ले रहे हैं, आपने कहा मैंने LIC करवाई, तो उसकी रसीद होगी ना आपके पास, राइट? तो प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। हालांकि डॉक्यूमेंट रिटर्न के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जाता है अभी, बट इनकम टैक्स वाले जब चाहे तब आपसे मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ जी, डिडक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप। डिडक्शन 2 तरीके की हो सकती है। अब यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से बहुत ढंग से समझ लेना भैया। पहली, पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, और दूसरी इनकम बेस्ड डिडक्शन। ठीक है, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन मतलब क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे सेक्शन 80C से लेके 80G, G, C तक कवर होगा, और यहाँ पे सेक्शन 80H से लेके 80U तक कवर होगा। ठीक है, बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल, डेफिनेटली इनके सेक्शन याद रखने हैं, डेफिनेटली 100% इसके सेक्शन याद रखने हैं। ओके, चलो अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें।
LIC का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा क्या? LIC और हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे पेमेंट करना पड़ता है क्या? बोलो जी। हाँ जी, तो वो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है। इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब क्या है? इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब है ऐसी इनकम जो डिडक्टेबल हो, जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट, कि अगर आपको बैंक से ब्याज मिला है सेविंग अकाउंट में तो वो आपके लिए डिडक्शन में आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा दिया है। चलो आगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 80C, वो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब किसी प्रकार की इनकम जो आपकी इनकम में जुड़ रही है उसकी डिडक्शन मिल रही। अभी डिटेल में जाएंगे अपन सब। चलिए 80C, सेक्शन 80C क्या कह रहा है? सेक्शन 80C सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। ये सब चीजें याद रखना, छोटी छोटी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी चैप्टर में कोई छोटी मोटी बात भूल भी जाओ तो चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ओके। चलिए आगे देखो। अभी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, समझ रहे हैं? ये सेक्शन तो दोनों के लिए है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हैं, तो पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सबसे कॉमन बात बोलिए, सबसे कॉमन आइटम है। यस, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर करवाया है आपने तो उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। कितनी? एक्चुअल प्रीमियम, जितना उसका प्रीमियम है उतना, ठीक है। आवाज की क्या हो गया? अभी ऑडियो ठीक है क्या? ऑडियो ठीक है क्या देखो। अभी ठीक है? बीच बीच में रुक जाती है, ठीक है कोई बात नहीं, अपन भी रुक जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए, तो जितना प्रीमियम पे करेंगे उतना हमें रिडक्शन मिल जाए, पर इस प्रीमियम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, ठीक है। कितनी रेस्ट्रिक्शन है सुन लीजिए। इफ पॉलिसी इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012, अगर आपने पॉलिसी
1/4/2012 से पहले ली थी तो 20%। अब ये 20% किसका है अभी बताते हैं। पहले मैं पूरा प्रोविजन लिख देता हूँ। सुनिए, ये जो परसेंटेज है ये है सम अश्योर्ड का। क्या आपको पता है सम अश्योर्ड क्या होता है? पहले तो ये बताओ सम अश्योर्ड क्या होता है, ये पता है क्या? यस, आपने कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, आपने कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया है। प्रीमियम होता है जो आपको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि भैया मुझे कुछ हो जाए तो घर वालों को 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो आपका प्रीमियम मान लीजिए 5,000 रुपए है। अब आप कहोगे कि मुझे कुछ हो जाए तो घर वालों को 10 लाख मिलना चाहिए, तो भी प्रीमियम 5,000 ही रहेगा क्या? नहीं, प्रीमियम बढ़ेगा, मान लीजिए 8,000 हो जाता है। समझ गए? तो जब जब मैं कहूंगा सम एश्योर्ड तब मैं बात किसकी करूंगा? इसकी। और जब जब मैं कहूंगा प्रीमियम तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इसकी। आगे बात समझ में? तो जो हम पे करते हैं वो होता है प्रीमियम, और जो हमें मिलेगा वो होता है सम अश्योर्ड। मतलब इतने रुपए का आपको मिलने का प्रावधान है। समझ गए? अब यहाँ पे बोला अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है तो ज्यादा से ज्यादा जो छूट मिलेगी आपको वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड के बराबर मिलेगी। मतलब पॉलिसी मेरी 1 लाख की थी, प्रीमियम मैंने 25,000 का भरा, तो क्या मुझे 25,000 की छूट मिल जाएगी? नहीं, मुझे 20,000 की ही मिलेगी अगर पॉलिसी मेरी पहले है तो। क्लियर? अगर पॉलिसी बाद में होती तो इसी केस में अगर मेरी पॉलिसी 1/4/2012 के बाद होती तो 10,000 रुपये, राइट? ठीक है। और 1/4/2013 के बाद पॉलिसी है तो 15% पर ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हैंडीकैप लोगों के लिए। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर पॉलिसी कोई लेता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉलिसी 2019-20 में लेता है या 2021 में लेता है तो उस पे कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा बताओ, नॉर्मल पर्सन को? यस। और अगर आज की डेट में कोई हैंडीकैप पर्सन इंश्योरेंस लेता है तो उसको कितना मिलेगा? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। समझ गए? यस। तो 12 के बाद सबके लिए 10 कर दिया गया, पर जब उन्होंने कहा कि भैया हमारे लिए एक्स्ट्रा करो तो 13 में हैंडीकैप लोगों के लिए एक्स्ट्रा किया गया। समझ गए? चलिए, समझ में आ गया LIC प्रीमियम? नेक्स्ट आ जाइए। अब क्या क्या और चीजें हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल और सिर्फ इंडिविजुअल को ही अलाउ होती है, वो चीजें और निकाल लेते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। यूलिप, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? एलआईसी करवा लीजिए, पीपीएफ करवा लीजिए, यूलिप, यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, और म्यूचुअल फंड करवा लीजिए। अगर इनमें किसी में पैसा लगाएंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी एज एन इंडिविजुअल। अच्छा एक सेकेंड, ओके, ये इंडिविजुअल एचओ दोनों पे लिखो, ओके, मैं इंडिविजुअल वाले अलग से लिखाऊंगा, हाँ मैंने गलत लिख दिया वहां पे, इंडिविजुअल एचओ दोनों वाले हैं। बोल दो भैया, क्लियर है क्या? अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे, और आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए था कि मिस्टर एक्स अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो सिर्फ अपने नाम से कर सकते हैं या अपनी फैमिली के नाम से भी कर सकते हैं? बताओ जी। मिस्टर एक्स ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने नाम से कर सकते हैं, अपनी फैमिली के नाम से भी कर सकते हैं? अच्छा, फैमिली भी कर सकते हैं, तो फैमिली में कौन कौन आएगा ये तो नहीं पूछा आपने। फैमिली में कौन कौन आएगा ये तो नहीं पूछा। वगैरह वगैरह से काम नहीं चलता। यहाँ पे वगैरह से काम नहीं चलता भैया, ये सारी चीजें याद करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट। बताइए, चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट है तो आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। अगर चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट है तो डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? और इंडिपेंडेंट है तो? माइनर है तो? और मेजर है तो? बताओ, चारों में कौन कौन सी सिचुएशन है? ओके, तो राइट आंसर ये है, चारों ही ओके है, चारों तरीके के बच्चे ही अलाउेबल हैं, उनके नाम से लिया जा सकता है। यहाँ पे बोला गया कि चारों टाइप के बच्चों की आप डिडक्शन ले सकते हैं, समझ गए? देखो ये कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, वो आपको बोलेगा एक बच्चा डिपेंडेंट है एक बच्चा इंडिपेंडेंट है, तो इतने में आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेना है या नहीं लेना है, समझ गए? तो इसलिए ये स्पेशली याद करें कि यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन का मतलब बताया है, ये सिर्फ इन डिडक्शंस के लिए है जो मैंने ऊपर लिखाई है, अभी डिडक्शन बहुत सारी बाकी है। बोलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये एक तरीके का प्लान होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं,
यूनिट्स होते हैं, मतलब यूनिट जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हैं वैसे इसके यूनिट खरीद सकते हैं आप। सर इनमें जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो टोटल, हाँ जितना अमाउंट आप इसमें लगाओगे टोटली वो डिडक्टेबल है, टोटली वो डिडक्टेबल है। ओके, चलिए आगे चले। अभी बहुत बाकी है, छोटा सा हुआ है अभी तो। सुनो, आगे लिखिए। एनएससी, एनएससी समझते हैं? बोलिए, समझते हैं क्या एनएससी क्या होता है? एनएससी सुना है क्या? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से एक सर्टिफिकेट होता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है आपको। इसको आप परचेज करते हैं तो इसकी मेच्योरिटी होती है 6 साल की, अलग अलग होता है, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो इसमें जितना पैसा आप लगाओगे, जितने रुपए के एनएससी परचेज करोगे उतने रुपए डिडक्टेबल है। उस एनएससी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, जिसको आप अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं, उस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है। समझ गए? मान लीजिए आपने 20,000 का एनएससी खरीदा इस साल, अगले साल इस पे 2,000 इंटरेस्ट मिला, तो 2,000 की डिडक्शन आप अगले साल भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया है। ओके, पर इसके लिए फैमिली की डेफिनेशन अलग है। सेल्फ, स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ठीक है, इसके लिए फैमिली की डेफिनेशन अलग है। आगे आ जाइए। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, स्टाम्प ड्यूटी, जिस भी दिन ये अमाउंट रियलाइज होगा उस दिन भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो डिपेंड किसका, सिर्फ एनएससी की बात कर रहे हैं क्या? सिर्फ एनएससी है वो सारी चीजें? सभी के लिए अलग अलग सिस्टम है। उनके लिए आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह है उन जगह पे देखना पड़ेगा, वो आप यहाँ से पता नहीं लगा सकते। वो तो उनके अकॉर्डिंग है ना, वहां पे क्या प्रावधान है, यहाँ तो डिडक्शन देने की छूट है बस। ओके ओके, तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो गया। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम पे स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करते हैं, उसकी छूट मिल जाती है। नाबार्ड के बॉन्ड खरीद लो, उसकी छूट मिल जाएगी। एफडी करवा दो 5 साल या उससे ज्यादा की, उसकी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। सुकन्या समृद्धि वैसे तो नोट्स में दे रखे हैं, तो मैं स्पेशल स्पेशल लिख देता हूँ सिर्फ, वरना तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम ये सब जानते होंगे। हाँ जी, सुकन्या समृद्धि स्कीम जानते हैं क्या?
हाँ, तो इन सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ डिडक्शन ऐसी है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, जैसे नॉन कम्यूटेबल एन्युटी। एन्युटी मतलब हर साल जो पैसा मिलता है। कई बार क्या करते हैं हम, ऐसा कोई प्लान ले लेते हैं, है ना, LIC वगैरह में ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं। वो प्लान ले लेते हैं कि भैया रिटायरमेंट के बाद मुझे हर साल कुछ पैसा मिलता रहे या हर महीने कुछ पैसा मिलता रहे, उसे कहते हैं एन्युटी। ओके, तो वो हमने प्लान अगर ले रखा है उसके लिए। उसके अलावा स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF पढ़ा था सैलरी में, वो आ जाएगा। RPF आ जाएगा, SAF आ जाएगा। तो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट खरीदते हो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं, ट्यूशन फीस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्यूशन फीस की रिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अब ये ट्यूशन फीस क्या है, ये होल टाइम एजुकेशन के लिए। इसका मतलब अगर आप अभी जैसे अपन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आपको, क्या हमको जो फीस आपने दी उसकी रिडक्शन मिलेगी क्या, बताओ? हमें जो एक फीस आपने दी है, क्या उसकी रिडक्शन मिलेगी आपको? आंसर इज नो, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पार्ट टाइम एजुकेशन मानी जाती है, इट्स नॉट फुल टाइम एजुकेशन। स्कूल में, कॉलेज में जो आप पैसा जमा कराएंगे उसकी रिडक्शन ले सकते हैं, समझिए। स्कूल कॉलेज में जो पैसा जमा होता है उसकी रिडक्शन मिल सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पेमेंट होता है उसकी रिडक्शन नहीं मिलती। नहीं दिया इंडिविजुअल के लिए, वो मैंने वहां लिख दिया इंडिविजुअल के लिए। वो तुषार कह रहे हैं सर आपकी रिसिप्ट से हमने तो कर दी, ले लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इनकम टैक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा फर्क है। हम जो रसीद आपको इशू करते हैं उससे डिडक्शन नहीं मिलती, पर ये मान लीजिए 80% लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं ना वो डिडक्शन क्लेम करते हैं। 80% लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि आधे तो इसलिए कर लेते हैं कि उनको पता नहीं होता, आधे इसलिए कर लेते हैं कि कोई बात नहीं आज तो कर लो, कुछ होगा तो देखा जाएगा। समझ गए? हालांकि वो गलत है, वो नहीं होती। हाँ, स्कूल की या कॉलेज की फीस आपकी हो सकती है, उसकी रिडक्शन मिल सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, क्लियर है क्या?
इंस्टीट्यूट में जो देखो प्रैक्टिकली आप ले सकते हो तुषार, उसकी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अच्छा कई बार एडमिशन कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जिसको कुछ लोग डेवलपमेंट फीस का नाम बोलते हैं, कुछ किसी फंडिंग का नाम देते हैं, क्या उसकी डिडक्शन मिल जाती है? नहीं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल बात देख लो इस सेक्शन की, कि इतनी बातें हमने पढ़ी, यहां से देखना, इतनी बातें हमने पढ़ी, कौन सी? ये 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 इतनी जितनी भी बातें पढ़ी है ना हमने, ये वाली, इन सबको मिला दो, और इन सबको मिला के ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन आप कितने ले सकते हो? 1.5 लाख। अभी तक जितनी बातें पढ़ी उन सब में जितना अमाउंट आ रहा है टोटल कर लो, और 1.5 लाख रुपए तक की ही ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन आप ले पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट सेक्शन है 80CCC। अगला सेक्शन है 80CCC। ये किसको मिलता है? ओनली इंडिविजुअल के लिए सेक्शन है। अगर आप कोई एन्युटी पेंशन प्लान लेते हैं, अगर आप कोई एन्युटी पेंशन फंड स्कीम लेते हैं या पेंशन प्लान लेते हैं, या ऐसा लिख लो वरना फर्क समझ में नहीं आएगा तुमको, फंड लिख लो। अगर आप कोई एन्युटी पेंशन फंड में पैसा डालते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है कितनी? एक्चुअल अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट करेंगे वो, और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो, बस। बताइए क्लियर है यहाँ तक? ये सेक्शन इतना सही है। 80CCC कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने एन्युटी पेंशन फंड में पैसा लगाया है, तो जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है वो, और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने की रिडक्शन आप ले पाएंगे। ओके।